आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है केमिस्ट्री का। और कक्षा 10 का पार्ट नंबर है 5, अम्ल और क्षार। अम्ल व क्षार आज का टॉपिक हमारे यहाँ अम्ल और क्षार कक्षा 10 में है। और दैनिक जीवन में अम्ल और क्षार भी हमारे बहुत काम आते हैं, हम दैनिक जीवन में यूज भी करते हैं उन सबको। तो पहले हम थोड़ा सा केमिस्ट्री बेसिक पढ़ लेते हैं। बेसिक कि केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री मीन्स रसायन विज्ञान। थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद हम जब पार्ट पढ़ेंगे अम्ल और क्षार तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। अम्ल और क्षार इस पार्ट केमिस्ट्री में पार्ट नंबर 5 है, केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान। अब रसायन विज्ञान में सबसे बड़ी बात है परमाणु, अणु, ये मॉलिक्यूलर से मिलकर बनते हैं, यौगिकों से ही बनते हैं अम्ल और क्षार, और उनसे एक पदार्थ बनता है जो है खनिज। अब इन सब से मिलकर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा परमाणु के बारे में कि परमाणु क्या होते हैं। अब मैं कुछ एलिमेंट लिख रहा हूँ, तत्व लिख रहा हूँ, जैसे कि हाइड्रोजन, सबसे ज्यादा यूज होने वाला हाइड्रोजन हो गया, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, सोडियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया। ये सारे के सारे तत्व हैं, एलिमेंट। तो अब जो ये तत्व है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम और मैग्नीशियम, अब इनका परमाणु क्रमांक मतलब जो आवर्त सारणी है उस आवर्त सारणी में इनका स्थान कहाँ दिया गया है, उस स्थान को बोलते हैं परमाणु क्रमांक। तो अब परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का हो गया जैसे कि 1, ऑक्सीजन का हो गया 8, सोडियम का हो गया 11, मैग्नीशियम का हो गया 12। ठीक है, तो पहले हम हाइड्रोजन का देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन ये हो गया हाइड्रोजन का कक्षक, और कक्षक में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कक्षक में हमेशा क्या पाए जाते हैं, कक्षक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को P से दर्शाते हैं, न्यूट्रॉन को N से दर्शाते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और उसकी बाहरी इस आवरण को बोलते हैं कक्षा। इस कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। तो जो किसी भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उसका उतना ही, उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें क्या पाए, उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 हुआ तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हुई, 1 हो गई है। तो अब तो जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी उतनी ही प्रोटॉन की संख्या होगी। तो ये हो गई आपकी प्रोटॉन की संख्या 1। अब प्रोटॉन की संख्या 1 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले जो कक्षक होता है, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 आती है। जो पहला कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 आती है, फिर जो दूसरा कक्षा है उसमें 8 आती है। हम आगे वाले एलिमेंट में पढ़ेंगे, दूसरी कक्षा में 8, फिर तीसरी कक्षा में भी 8 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसी प्रकार से। तो अब देखिए इस जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की ये क्या होगी, केंद्रक हो गया। ठीक है, इस केंद्रक मतलब कक्षक, इस कक्षक में केंद्रक में क्या पाया जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन संख्या इलेक्ट्रॉन की जितनी संख्या उतनी प्रोटॉन की संख्या होगी। अब न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्याओं का योग ही न्यूट्रॉन की संख्या होगी आपकी। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई, 1, तो वो कौन सी कक्षा में आ गया, यहाँ पे। अब हम इसको पढ़ते हैं, ऑक्सीजन को और पढ़ते हैं, फिर अच्छे से समझ में आएगा आपको। एक ऑक्सीजन को और पढ़ते हैं। अब ये हो गया ऑक्सीजन का केंद्रक, तो ऑक्सीजन के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ गई, इसकी ये संख्या ये रही। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हुई,
8 हो गई। ये पहली कक्षा है, पहली कक्षा में मैंने बताया था पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने बड़े जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बड़े जाएंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा और 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा। फिर दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 8। कितनी होती है 8। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन भरती है। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अब यहाँ पे कितने और आएंगे इसके पास, क्योंकि दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, लेकिन इसके पास कितने हैं, बारहवीं कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको कितनी की आवश्यकता हुई, 2 की और आवश्यकता होगी। जबकि इसको कितने की आवश्यकता हुई, इलेक्ट्रॉन की, 1 इलेक्ट्रॉन की इसको आवश्यकता हुई। अब देखिए यहां से क्या किया, इसने अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑक्सीजन को दे दिया। इस ऑक्सीजन को जो 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो देते ही इसके पास 6 तो पहले थे, 1 और आ गया, कितना हो गया, इनके पास 7 हो गया। अब इसके पास 1 भी नहीं है। अब यहाँ पे कक्षक की बात करते हैं, तो कक्षक में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हुई, या तो वो पूर्ण भरा हुआ होना चाहिए या फिर पूर्ण रूप से खाली होना चाहिए, अर्ध नहीं होना चाहिए। अर्धपूर्ण कक्षक में पूर्ण जो या तो कक्षक है उसका पूर्ण भरा हुआ होना चाहिए या फिर कक्षक है वो एकदम खाली से होना चाहिए, तब वो जो भी तत्व है वो एकदम स्थायी तत्व माना जाता है। तो अब यहाँ से जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो इसको दे दिया, तो ये तो हो गया खाली, अब ये एकदम संतुष्ट है, स्थायी तत्व हो गया। अब इसी प्रकार से 1 हाइड्रोजन और क्रिया की हाइड्रोजन ने, ठीक है, तो इसके बाहरी यहाँ पे प्रोटॉन हो गया, यहाँ पे न्यूट्रॉन हो गया। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, इसने 1 और दे दिया। अब इसके पास तो कितने हो गए, 6 इसके पास खुद से थे, 1 इधर से आ गया और 1 इधर से आ गया, तो अब 8 हो गए। तो अब इसका क्या हो गया, ये कक्षक है वो क्या हो गया, पूर्ण भर गया है। तो अब जो ऑक्सीजन है ये तो क्या हो गया, अब देखिए हाइड्रोजन कितने थे, 2 थे, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। अब देखो इन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, H2O, और H2O को ही हम क्या कहते हैं, जल कहते हैं। अब H2O क्या बन गया, यौगिक बन गया। तो यहां से समझेंगे, तो ये क्या बन गया, यौगिक H2O। अब यहां से हम समझेंगे कि 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं। वापिस से समझेंगे, 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते थे। आपके सामने एग्जांपल है, तो कहने का क्या हुआ, परमाणु वगैरह क्या हुए, अणु या परमाणु, परमाणु से मिलकर अणु बन गया, अणु से मिलकर क्या बन गया, एक यौगिक बन गया। तो यहाँ तक अपनी बात समझ में आ गई। अब हम जो अपना जो टॉपिक था हम उसको पढ़ लेते हैं, अम्ल और क्षार वगैरह, ठीक है। मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ। अब हम जो अपना जो टॉपिक है पार्ट अम्ल और क्षार वो देख लेते हैं। अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, इसके लिए हम एक नॉर्मल सी टेबल बनाते हैं। तो इधर तो कुछ नहीं लिखा, इधर लिख दिया अम्ल, यहाँ लिख दिया क्षार। खनिज है वो हम इसके बाद आगे पढ़ेंगे। अम्ल और क्षार, और यहाँ पे देख लीजिए। तो सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं, तो ये हो गया स्वाद के अनुसार अम्ल कैसे होते हैं और क्षार कैसे होते हैं। तो जो भी खट्टे होते हैं, खट्टे जो भी खट्टे होते हैं वो सारे के सारे क्या कराएंगे, आपके अम्ल कराएंगे। और जितने भी कड़वे होते हैं, स्वाद जब हम किसी चीज को चखते हैं, हमें खाते हैं, जिसका स्वाद हमें खट्टा मिलता है वो तो कहलाएंगे अम्ल, और जिसको चखने पे स्वाद कड़वा आए वो क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। अब जैसे कि कोई भी यहाँ पे आप समझ लीजिए, नींबू हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, खट्टे। ये सारे के सारे क्या होंगे, अम्ल। कड़वे, कोई भी अपना जो कोई भी खनिज तत्व होता है ना, जैसे कि अब हम इसको स्वाद के अनुसार देख लिया, स्वाद में जो खट्टे होंगे वो अम्ल और जो कड़वे होंगे वो क्षार हो गए। अब हम
लिटमस पत्थर को देखते हैं। लिटमस पत्थर एक कागज होता है जो लाल और नीला कलर का होता है। अब जो भी नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आपके अम्ल कहलाएंगे। अब देखिए लाल में एल आ रहा है तो अम्ल में भी एल आ रहा है, तो यहाँ से आप थोड़ा सा हिंट लगा लेंगे, जान जाएंगे कि हाँ जिसको लाल करता है वो हो गए अम्ल, और जो लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देता है वो क्या कहलाएंगे, आपके क्षार कहलाएंगे। ठीक है, ये तो हम अपने इस बेसिक नॉलेज के अनुसार बता दिया। अब यहाँ पे एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था आर्हेनियस। इन्होंने क्या बताया कि जो जिनको थोड़ा सा यहाँ पे पहले थोड़ा समझ लीजिए। ये मान लीजिए कि कोई जल है, जैसे कि पानी है, ठीक है, यहाँ पे ये पानी है। अब इसमें जैसे कि NaCl क्या हो गया आपका, सोडियम क्लोराइड हो गया, NaCl, ठीक है। अब जैसे ही हम इनको जल में डालते हैं, अब जल में डालने पर जो Na+ और Cl- के रूप में टूट गया, ठीक है। और यहाँ से एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, जो यहाँ पे है H2O, ये H2O किसके रूप में टूट जाएगा, H+ के रूप में और OH- के रूप में टूट जाएगा, ठीक है। तो आर्हेनियस ने क्या बताया कि वे एलिमेंट या जो जिनको जल में डालने पर जो H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, वो तो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। और जो OH- आयन देते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आपके क्षार कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ रहे थे। तो अम्ल और क्षार के बारे में स्वाद से कैसे जानेंगे, जो भी खट्टे होते हैं वो सारे के सारे आपके अम्ल कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल नींबू हो गया, सेब वगैरह, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, अम्ल होते हैं। क्षार कड़वे, जितने भी कड़वे होते हैं वो सारे के सारे क्षार होते हैं। फिर लिटमस जो नीले को लाल कर देता है वो तो अम्ल कहलाएगा, और जो लाल को नीला कर देता है वो क्या कहलाएगा, आपका क्षार कहलाएगा। फिर यहाँ पे एक आर्हेनियस की जो सिद्धांत था उसमें क्या कहते हैं कि जो भी H+ आयन देते हैं, वो सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे, अम्ल। और जो भी OH- आयन देते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। अब हम इसका थोड़ा सा उपयोग और पढ़ लेते हैं। देख लीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट लो तो ओके। अब यहां से हम इसके उपयोग और देख लेते हैं। उपयोग ये दो, इसे हम दो तरीके से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। फेज, यहां से तो ये हो गया आपका खनिज, हम अम्ल के लिए बोल रहे हैं अभी, खनिज हो गया, और ये हो गया आपका कार्बनिक। अब खनिज में हम देखते हैं जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड ये खनिज में हो गया। फिर H2SO4, ठीक है, ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल। HNO3 नाइट्रिक अम्ल हो गया। HCO3 जिसे कार्बनिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है, जिसे कार्बनिक, ये है कार्बनिक और इसे बोलते हैं कार्बनिक अम्ल बोलते हैं, इसे नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये हो गया हाइड्रोक्लोराइड, मतलब जो खनिज के रूप में हमें मिलते हैं वो सारे के सारे तो क्या हो गए, खनिज वाले अम्ल। अब यहाँ पे हम कार्बनिक अम्ल की बात कर लेते हैं। तो कार्बनिक अम्ल की बात करें तो यहाँ से अपने पास सबसे पहला हो गया टार्टरिक अम्ल।
टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल हो गया, टार्ट्रिक अम्ल हो गया, फिर एसिटिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, फिर फॉर्मिक अम्ल हो गया, फॉर्मिक अम्ल हो गया, फिर मैलिक अम्ल हो गया, और फिर लैक्टिक अम्ल हो गया, फिर लैक्टिक अम्ल हो गया। ये सारे क्या होते हैं? कार्बनिक होते हैं। अब जैसे कि ये टार्ट्रिक अम्ल है, ये हमें कहां से मिलता है? इमली से मिलता है, ठीक है। एसिटिक अम्ल हो गया, ये कहां से मिलेगा? सिरका, सिरका से मिलता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक से, तो चींटी, ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो चींटी के डंक, जो चींटी होती है छोटी वाली, उसमें क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। इमली में कौन सा पाया जाएगा? टार्ट्रिक अम्ल। सिरका में कौन सा पाया जाएगा? एसिटिक अम्ल। मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल कहाँ होगा? जो सेब होगा, सेब, उसमें मैलिक अम्ल होगा। जो लैक्टिक अम्ल है वो किसमें होगा? दही, दही में क्या पाया जाएगा? लैक्टिक अम्ल होगा। तो उपयोग पढ़ रहे थे, तो हम उपयोग, पहले हम उपयोग को पढ़ रहे थे। इससे पहले देख लीजिए कि खनिज, इसको हम दो भागों में पहले डिवाइड कर सकते हैं, जो अम्ल था उसको, कि खनिज और कार्बनिक। खनिज मतलब जिससे हम जो अनाज खाते हैं वो हमें किस रूप में प्राप्त होंगे। अब ये थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन ये थोड़े वीक होते हैं। I mean, इसकी मात्रा निश्चित होती है। अब जैसे कि हम इमली, तो इन कार्बनिक को क्या, कार्बनिक कैसे होते हैं? वीक होते हैं। अब वीक मीन्स जो, अब जैसे कि इमली खाई, जो सेब वगैरह, दही वगैरह हम खाते हैं, तो एक निश्चित लिमिट की मात्रा होती है, और जो लिमिट की मात्रा होती है वो हम डेली यूज करते हैं, उसका कोई मिस यूज नहीं होता। अपने जो शरीर है उसमें कोई प्रभाव इतना नहीं पड़ता। लेकिन ये जो खनिज होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये काफी पावरफुल होते हैं, थोड़े मजबूत होते हैं, जिनकी मात्रा अधिक हो जाएगी तो अपने शरीर में निश्चित रूप से इनका जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। अब जैसे कि HCl है, HCl अपने जो अमाशय है, अमाशय में क्या पाया जाता है? HCl पाया जाता है। अब जैसे कि जिस दिन अगर थोड़ा सा वजन अधिक हो गया अपना, ठीक है, उस दिन ये HCl क्या होगा? अपने पेट में, अमाशय में इसके निर्माण अधिक होगा, और निर्माण अधिक होने से जो उबाक आना, जैसे कि उल्टी होना, ये सारी की सारी किसके कारण होती है? HCl के कारण से। इनकी मात्रा तो अधिक होने से अपने शरीर पे थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये जो थोड़ी वीक होते हैं और इनका अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम इससे जो आगे टॉपिक है वो इसको हम अगले वीडियो पढ़ेंगे। धन्यवाद।